तो दोस्तों आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन दिल को छू लेने वाली मूवी को लेकर आया हूँ। मूवी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैंने एक एक सीन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग इससे रिलेट कर सकें। ये मूवी हमें क्या सिखाती है वो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। तो मूवी की शुरुआत एक छोटी सी फैमिली से होती है, जहां हमें दास नाम का एक आदमी और उसकी बीवी बसंती, बड़ा बेटा नीतू और छोटा बेटा मुरली दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि दास की फैमिली चोरी छुपे रातों रात श्रीलंका से इंडिया आती है और रामेश्वरम पहुंचकर थोड़ा रिलैक्स करती है। फिर दास अपनी फैमिली से कहता है कि शुक्र है भगवान का जो हम फाइनली इंडिया पहुंच गए। लेकिन तभी उसका छोटा बेटा मुरली उससे कहता है कि पापा मैं तो अपना एक बैग बोट में ही भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस बीच कुछ कांस्टेबल्स दास की फैमिली को देख लेते हैं और फौरन जाकर उनको घेर लेते हैं। फिर उनमें से भैरवन नाम का एक कांस्टेबल उनसे पूछता है कि कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो दास उन्हें सच बताता है कि सर मैं काम की तलाश में और अपने परिवार को पालने के लिए श्रीलंका से इंडिया आया हूँ। वो कहता है कि सर हमारे देश में हालात बहुत ही खराब हैं, वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है और मुझे ढंग का काम भी नहीं मिला, इसलिए मैं अपनी फैमिली को लेकर इंडिया आ गया हूँ। तो ये सुनकर भैरवन उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ जिंदगी कैसे गुजारोगे, क्या यहाँ तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है। तो दास बताता है कि हाँ सर मेरा साला इंडिया में ही रहता है और वो हमें रिसीव करने रामेश्वरम आया है, लेकिन शायद पुलिस को देखकर वो यहीं कहीं छुप गया होगा। फिर भैरवन पूछता है कि तुम्हारा साला दिखता कैसा है। तो दास कहता है कि मेरा साला कद काठी से थोड़ा मोटा है और उसके सर पर घुंघराले बाल हैं, यानी कोई भी उसे आसानी से पहचान सकता है। इसके बाद कांस्टेबल्स आसपास के एरिया में दास के साले को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें बोट के पीछे योगी बाबू यानी प्रकाश छुपा हुआ मिलता है। अब पुलिस वाले दास की फैमिली के साथ साथ प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी तक कंफर्म नहीं होते कि ये दास सच बोल रहा है या नहीं। फिर जब वो इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं तो वैन में दास का वही छोटा बेटा मुरली अपने बैग में से एक छोटा सा पपी निकाल लेता है, जो उसे असल में बीच पर मिला था। अब भैरवन जब मुरली से पूछता है कि ये पपी तुम साथ लाए हो क्या, तो मुरली उसे उस पपी को लेकर इमोशनल स्टोरी सुनाने लगता है, जिससे भैरवन इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो दास से कहता है कि तुम्हारे बेटे की बातों से पता चल रहा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली अच्छी है और नेक दिल है, इसलिए मैं तुम्हारी एक मदद करता हूँ। वो कहता है कि तुम लोग ये समझ लो कि जब तुम इंडिया आए तो यहाँ किसी ने तुम्हें नहीं देखा और फिर तुम चेन्नई जाकर रहने लगे, इसलिए अब यही बात दिमाग में रखकर अपनी जिंदगी गुजार लो और कभी किसी को मत बताना कि पुलिस ने तुमको ऐसे ही छोड़ दिया। इस तरह भैरवन दास और उसकी फैमिली को वहीं ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ से प्रकाश एक कैब बुक करता है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले ये लोग रामेश्वरम घूमेंगे और उसके बाद चेन्नई जाएंगे। अब तक हमें पता चल जाता है कि दास का कैरेक्टर बहुत ही इनोसेंट और शांत किस्म का है। जैसे ये लोग कैब में जो भी खाते हैं तो उसके रैपर्स को सड़क पर ना फेंककर दास उल्टा उन्हें इकट्ठा करने लगता है और फिर बाद में डस्टबिन मिलने पर उसमें डाल देता है। इस तरह जब ये लोग चेन्नई पहुंचते हैं तो इन्हें एक सड़क के पास एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है। अब ये देखकर दास को ये लगता है कि शायद वो आदमी बेहोश हो गया होगा, लेकिन प्रकाश उसे समझाता है कि ये आदमी असल में बेहोश नहीं हुआ बल्कि ये दारू पीकर टल्ली पड़ा है। पर दास उससे कहता है कि कुछ भी हो तुम अभी एम्बुलेंस को फोन करो। इस तरह अब प्रकाश दिखाने के लिए ऐसे ही एम्बुलेंस को फोन करने का ड्रामा करके दास और उसकी फैमिली को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद प्रकाश दास की फैमिली को एक छोटी सी कॉलोनी में लाता है, जहाँ उसने पहले से ही उनके लिए घर ढूंढ कर रखा होता है। अब कॉलोनी में एंटर होने से पहले प्रकाश उन्हें वहाँ के कुछ रूल्स बताने लगता है। वो कहता है कि यहाँ किसी को ये मत बताना कि तुम श्रीलंका से आए हो और साथ में अपनी लैंग्वेज भी बदल लेना, क्योंकि श्रीलंका की तमिल थोड़ी अलग होती है, जो सुनने में तमिल तो लगती है लेकिन कुछ शब्द डिफरेंट होते हैं जो लोग पहचान लेंगे। इसके बाद वो कहता है कि आसपास के लोगों से ज्यादा बात मत करना, बस अपने काम से काम रखना। तो ये रूल्स बताकर आखिर में प्रकाश दास और उसकी फैमिली को उस घर के ओनर के पास ले जाता है। अब शॉकिंगली उस घर का ओनर एक इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम था राघवा। फिर प्रकाश और दास की फैमिली के ये देखकर होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रकाश को पता नहीं था कि इस घर का ओनर एक इंस्पेक्टर है। ये सब अब यही सोचने लगते हैं कि अगर राघवा को बातों ही बातों में पता चल गया कि दास की फैमिली श्रीलंका से आई है तो उल्टा वो इन्हें जेल में डाल देगा। वेल अब
राघवा दास से सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग कहाँ से आए हो और इससे पहले कहाँ रहते थे। तो इस बीच दास की लैंग्वेज सुनकर राघवा को थोड़ा शक होने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी तमिल तो नॉर्मल तमिल जैसी नहीं है, इसलिए मुझे सच बताओ कि कहाँ से आए हो। तो दास ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। अब वो सच बताने वाला होता ही है कि तभी राघवा एकदम से कहता है, अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि तुम लोग केरला से आए हो, है ना। तो तभी मौके का फायदा उठाकर प्रकाश बीच में बोल पड़ता है कि वाह सर, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट लगते हैं, लोगों को उनकी भाषा से पहचान लेते हो। ये सुनकर अब राघवा पूछता है कि अच्छा, ये लोग सच में केरला से आए हैं। तो प्रकाश कहता है कि हाँ सर, ये लोग केरला से आए हैं। फिर इस तरह वो इस चीज को यही कवर अप कर लेता है। अब फाइनली राघवा दास की फैमिली को किराए के घर की चाबी दे देता है और ये लोग फौरन उसमें रहना शुरू कर देते हैं। अब नए घर में शिफ्ट होने के बाद मोहल्ले की एक बूढ़ी आंटी बसंती के पास आकर चाय वगैरह देती है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि प्रकाश ने पूरी फैमिली को बताया था, इसलिए बसंती उससे ज्यादा बात नहीं करती। इधर हम दास के बड़े बेटे नीतू को देखते हैं, जिसे इंडिया आना इतना पसंद नहीं आता और वो हमेशा फोन में बस ऑडियो ही सुनता रहता है और फैमिली तक की मदद नहीं करता। अब देखते ही देखते कुछ दिनों में बसंती मोहल्ले की औरतों से बात करने लगती है, लेकिन दास को ये पसंद नहीं होता। इसलिए वो बसंती को समझाता है और रोकता है कि अगल बगल वालों से ज्यादा बात मत करो। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि प्रकाश दास की फैमिली के लिए फर्नीचर, बर्तन और आधार कार्ड बनवा कर लाता है ताकि कोई पूछे तो डॉक्यूमेंट्स दिखा सके। फिर कुछ ही दिनों में बसंती और उस बूढ़ी आंटी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिस वजह से कभी आंटी उनके घर आती है तो कभी बसंती उनके घर पर जाने लगती है। अब बसंती बातों ही बातों में सभी को यही बताती है कि हम लोग केरला से आए हैं, असल में वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गए। अब दूसरी तरफ हम दास को देखते हैं, जो शिफ्ट होने के बाद पूरे चेन्नई में घूमते हुए जॉब की तलाश करने लगता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को इंडिया तो ले आया था, लेकिन यहाँ आकर सरवाइव भी तो करना है ना। इसलिए वो यही कोशिश करता रहता है कि कैसे भी करके उसे यहाँ कोई काम मिल जाए। दोस्तों, मूवी अभी तक इतनी आगे तो आ जाती है, लेकिन हमें असली वजह नहीं दिखाई जाती कि आखिर ये फैमिली श्रीलंका से चेन्नई क्यों आई है, जो हमें बाद में पता चलेगा। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन रामेश्वरम में एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब एसपी बलवंत सिंह इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और हम ये भी देखते हैं कि वो इसी केस से रिलेटेड किसी आदमी को लॉकअप में बंद करके टॉर्चर भी करता रहता है। इसके बाद बलवंत उस जगह पर पहुंचता है जहां वो ब्लास्ट हुआ था और फिर वहां जाकर वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब इसी दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है और उसमें उन्हें दास दिखता है, जो अपनी आदत के मुताबिक कचरे की चीजें डस्टबिन में डाल रहा होता है और इत्तेफाकन वो ब्लास्ट भी उसी डस्टबिन में हुआ था। अब एक कांस्टेबल ये फुटेज भैरवन को दिखाता है और कहता है कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट में दास की फैमिली का हाथ होगा, लेकिन भैरवन उससे कहता है कि नहीं, मुझे तो उस फैमिली को देखकर ऐसा नहीं लगता, जरूर दास ने डस्टबिन में सिर्फ कचरा डाला होगा। पर तभी दूसरा कांस्टेबल कहता है कि जो भी हो भैरवन, तुम ये बात बलवंत सिंह सर को बता दो, वरना बाद में उन्हें कुछ पता चला कि तुमने ही इन लोगों को छोड़ा था तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम दास की कॉलोनी में एक बैचलर लड़के को देखते हैं, जो हमेशा दारू पीकर टल्ली पड़ा रहता है, जिस वजह से कॉलोनी वाले भी उसे हमेशा डांटते रहते हैं, क्योंकि वो दारू के नशे में कहीं भी गिर जाता है। ऊपर से खुद इस कॉलोनी में ज्यादा यूनिटी भी नहीं होती और ये बात दास भी ऑब्जर्व करता रहता है। इसी बीच वो किसी तरह अपने छोटे बेटे मुरली को वहाँ एक स्कूल में एडमिशन भी दिलवा देता है, क्योंकि घर में सभी के आधार कार्ड बन चुके थे। खैर, अब एक दिन दास और प्रकाश एक चाय की दुकान के पास आकर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ प्रकाश उससे बातों ही बातों में कहता है कि जल्द ही मैं तुम लोगों के लिए वोटर कार्ड भी बनवा दूंगा, क्योंकि पता नहीं कब किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए, ये इंडिया है। तभी दास उसे जवाब देता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे मैंने अपने छोटे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है, उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा था, लेकिन अब तुम मेरी एक और छोटी सी मदद कर दो, असल में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ये काम और करवा दो। अब ये सुनकर प्रकाश उससे पूछता है कि ड्राइविंग लाइसेंस वो तुम्हें क्यों चाहिए? तो दास बताता है कि असल में हमारी कॉलोनी में एक रिचर्ड नाम के सर हैं और मुझे पता चला है कि उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उनके पास जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करूँ, मुझे ड्राइविंग अच्छी आती है। तभी प्रकाश उससे कहता है कि अरे ये श्रीलंका का कोई गाँव समझा है क्या? ये चेन्नई है, चेन्नई। यहाँ के एरियाज फाइंड आउट करने में ही तुम्हें महीनों लग जाएंगे, खुद लोकल्स भी यहाँ रास्ता भटक जाते हैं और तुम हो कि ड्राइविंग की बात कर रहे हो, इसलिए कोई और काम सोचो। पर दास उससे कहता है कि प्रकाश, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं ड्राइविंग का काम मैनेज कर लूंगा, और वैसे भी स्टार्टिंग से ही मैं सारा चेन्नई घूम रहा हूँ और अब तक सारे मोहल्ले याद कर चुका हूँ, तो प्लीज मेरे लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो। तो इस तरह आखिर में प्रकाश इसके लिए मान जाता है और कुछ ही दिनों में दास के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। अब लाइसेंस आने के बाद ये दोनों रिचर्ड सर के पास जाते हैं, जिसे अपने लिए ड्राइवर
चाहिए होता है। अब रिचर्ड दास से वही सारी डिटेल्स पूछता है कि कहाँ से आए हो, तुम पहले कहाँ थे। इसके बाद वो आखिर में कहता है कि मेरे पास जॉब करने की एक कंडीशन है और वो ये कि तुम्हें पहले 7 दिन तक मेरे पास काम करना होगा और इस दौरान अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तभी मैं तुम्हें जॉब पर रखूंगा, वरना मना कर दूंगा। यानी तुम्हारा बिहेवियर और काम देखकर ही तुम्हारी जॉब परमानेंट होगी। अब दास उससे पूछता है कि कोई बात नहीं सर, लेकिन आप 7 दिन की सैलरी तो देंगे ना। तो रिचर्ड कहता है कि नहीं, इन 7 दिनों में बस तुम्हारा टेस्ट होगा। तो ये सुनकर प्रकाश धीरे से दास के कान में कहता है कि अरे यार, ये बूढ़ा तो बहुत ही कंजूस है, अभी से इसके इतने नाटक हैं और फिर बाद में अगर जॉब करने के बाद ढंग से सैलरी नहीं दी तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस काम के लिए मना कर दो, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा जॉब देख लेंगे। अब दास रिचर्ड से मना करने वाला होता ही है कि तभी उसी वक्त घर का रसोइया दास और प्रकाश को पेपर कप में चाय लाकर देता है। तो ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आए तो क्या तुम उन्हें भी इसी पेपर कप में चाय दोगे? और वो सब तुम छोड़ो, जब तुम पहली बार काम मांगने आए थे तो क्या मैंने तुम्हें पेपर कप में चाय दी थी? नहीं ना, इसलिए जाओ और कप में चाय लेकर आओ। अब रिचर्ड का ये कैरेक्टर देखकर दास उससे इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि ये आदमी दिल का अच्छा है, इसलिए उसको नौकरी पर रख ही लेगा। इस तरह वो आखिर में उसकी कंडीशन मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास 7 दिन काम करूंगा, इसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। खैर, अब अगले ही दिन से दास के काम का पहला दिन शुरू होता है। इसी बीच दास ड्राइविंग करते वक्त पुराने गाने चलाने लगता है ताकि रिचर्ड को कैसे भी इम्प्रेस कर सके। वहीं एक दिन बसंती उस बूढ़ी आंटी के घर पर किसी काम से जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि आंटी की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है और साथ में आंटी का पति गुणशेखर भी वहाँ मौजूद है। अब बसंती उससे पूछती है कि आप दोनों इस घर में अकेले क्यों रहते हैं? तो गुणशेखर उसे बताता है कि दरअसल हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन हमारे घर वाले शादी से सहमत नहीं थे, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। फिर भगवान ने हमें औलाद भी नहीं दी, इसीलिए अब हम ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। इस तरह वो उसे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है। वहीं दूसरी तरफ दास रिचर्ड की गाड़ी में तरह तरह के गाने प्ले करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक दिन रिचर्ड उससे कहता है कि ये फालतू गाने बंद करो, क्योंकि मुझे ये म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब दास ये सुनकर एकदम से सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो रिचर्ड को अब इम्प्रेस कैसे करे। खैर, अब अगले दिन जब दास रिचर्ड की गाड़ी की सफाई कर रहा होता है तो तभी उसे उसी रास्ते से वो बैचलर पियक्कड़ बंदा गुजरता हुआ दिखता है जो उसकी कॉलोनी में रहता है। अब दास उसको ऐसे देखकर एकदम से पूछता है कि अरे भाई, क्या तुमने खाना नहीं खाया, कैसे हो? लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का दास को कोई जवाब नहीं देता और एकदम से अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन गुणशेखर की बीवी अचानक बसंती के पास आकर कहती है कि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड रोज मुझे नींद से जगाते थे, लेकिन आज वो अभी तक नहीं जागे। बेटा, मुझे घबराहट हो रही है, क्या तुम एक बार उन्हें देख लोगी? इस तरह अब दास और बसंती फौरन घबराहट में गुणशेखर के पास जाते हैं, लेकिन उनके आवाज लगाते ही वो एकदम से उठ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब उन दोनों को एकदम से अपने सामने देखकर वो उनसे पूछता है कि अरे, तुम दोनों इतने सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? तो दास उससे कहता है कि आपको लेकर आंटी थोड़ा परेशान हो रही थी और आप उनकी आवाज से नहीं जाग रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा। तो वो कहता है कि दरअसल कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई थी, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया। इसके बाद वो अपनी बीवी को आवाज लगाते हुए हॉल में जाने लगता है, लेकिन तभी वो तीनों देखते हैं कि गुणशेखर की बीवी कब की मर चुकी होती है। असल में वो सोच रही थी कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वो बैठे बैठे इसी गम में मर जाती है। अब ये देखकर गुणशेखर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि हम दोनों इतने साल तक एक दूसरे का सहारा बने, अब मैं अकेला हो गया। फिर वो दास से कहता है कि जब हमने घर छोड़ा था तो मेरी बीवी के पिताजी ने हमें श्राप दिया था कि तुम दोनों अनाथ की तरह मरोगे, और देखो आज वही सब सच हो रहा है। लेकिन तभी दास उसे समझाता है कि नहीं अंकल, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमारी फैमिली है और इस कॉलोनी के सारे लोग हैं, फिर आप आखिर अनाथ कैसे हो सकते हो? इस तरह अब दास फौरन कॉलोनी के हर घर पर जाकर सभी को आंटी के फ्यूनरल के लिए बुलाने लगता है। अब देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारे कॉलोनी वाले गुणशेखर के घर जमा हो जाते हैं और उसी दौरान गुणशेखर का ससुर भी अपनी बेटी को देखने आता है और बहुत दुखी होकर गुणशेखर से माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दो। आखिर मैंने अपने गुस्से से क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं, बल्कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर रही और अब मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम मुझे माफ कर दो ताकि मैं अपनी बेटी के पास जाकर उससे नजरें मिला सकूं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके रिश्ते में थोड़ा सा सुलझाव आने लगता है और ये देखकर अब गुणशेखर फौरन रोते हुए दास को थैंक यू बोलता है कि बेटा, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हें पता है कि इतने सालों से हम कॉलोनी वाले एक दूसरे से कितने अनजान थे, लेकिन तुमने आकर हमारी सच्चाई सामने ला दी। फिर कॉलोनी वाले भी ठीक ऐसा ही सोचने लगते हैं कि दास की फैमिली के आने के बाद ही हमारी कॉलोनी में पॉजिटिव बदलाव आए हैं, हम लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं, इसलिए
अब सभी आगे से ऐसे ही रहने का डिसीजन लेते हैं, आपस में साथ मिलकर। अब ये सब होने के बाद दास रिचर्ड के पास अपनी जॉब के बारे में बात करने जाता है, क्योंकि उसके टेस्ट के 7 दिन बीत चुके होते हैं। तो यहाँ पर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारी जॉब यहाँ परमानेंट नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। तो ये सुनकर दास एकदम से उदास और इमोशनल होकर पूछता है कि क्या आप मेरे गानों से तंग आ गए? अगर ऐसा है तो मैं दोबारा गाने नहीं चलाऊंगा। लेकिन रिचर्ड कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती। तो अब दास थोड़ा ठीक से पूछता है कि फिर मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है जो आप मुझे नौकरी पर नहीं रख रहे। तो रिचर्ड उसे इसकी वजह नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो। अब दास गुस्से में कहता है कि पहले दिन ही मुझे आपके घर के रसोइये ने आपके बारे में बताया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह अब गुस्से में दास वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर उसी मोड़ पर आ जाता है जहाँ वो एक हफ्ते पहले था। अब आज उसे कुछ सूझता नहीं, इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ी सी पी लेता है और शाम को अपने घर पहुँचता है। अब इसी दौरान मुरली का वो पपी घर में बहुत शरारत करता रहता है, जिस वजह से इरिटेट होकर नीतू सुबह सुबह उसे कहीं छोड़ आता है। फिर दास की हालत देखकर बसंती और नीतू उससे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसे समय में दारू पीना जरूरी था? एक तो हम वैसे ही यहाँ आकर फंस गए हैं, ऊपर से आपने अगर नशे की लत लगा ली तो और भी गड्ढे में चले जाएंगे। लेकिन दास नशे में इन बातों को अनसुना करके नीतू से पूछता है कि तुमने उस कुत्ते को बाजार में क्यों छोड़ दिया? ऊपर से जब से तुम यहाँ आए हो गुस्सा ही करते हो, आखिर क्यों हो ऐसे? अब दोस्तों यही हमें पता चलता है कि दास की फैमिली आखिर में श्रीलंका से इंडिया क्यों आई थी। असल में श्रीलंका में नीतू एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब ये बात उस लड़की के पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने सीधे दास को धमकी दी कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को दोबारा मिला तो हम तुम्हारी फैमिली का नामो निशान मिटा देंगे। अब वो लोग काफी रसूखदार और गुंडे फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए डर के मारे दास अपनी फैमिली को लेकर इंडिया आ गया। अब नीतू दास से पूछता है कि पापा आपने आखिर उस दिन ऐसा क्यों किया? आप आखिर इंडिया क्यों आ गए? तो दास जवाब देता है, सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में कोई भी बाप अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा ही करता। अब नीतू उससे कहता है कि आप समझ रहे हो कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपकी वजह से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, हमारा देश, हमारा गांव सब छोड़ दिया। इस पर दास नशे में कहता है चलो उस लड़की को बुलाकर ले आते हैं और तुम्हारी शादी करवा देते हैं। लेकिन नीतू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शादी अब तक कहीं ना कहीं हो चुकी होगी। वो कहता है कि अपने आप को देखो, आप जब से इंडिया आए हो बस दर बदर भटक रहे हो, कोई काम नहीं मिल रहा। ऊपर से जब हम लोग उस दिन इंडिया आए थे तब आप यहाँ के पुलिस वालों के पैरों पर गिर रहे थे। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा था। इससे अच्छा तो अगर हम श्रीलंका में रहते तो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता, कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता, लेकिन यहाँ तो मेरी डिग्री भी किसी काम की नहीं। अब मैं जॉब करूँ तो क्या करूँ? ऊपर से आप उल्टा मुझसे कह रहे हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। मैं आप लोगों को ऐसे देखूंगा तो गुस्सा ही होऊंगा ना, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकता, इसलिए चुप रहता हूँ। इस तरह अब दास नीतू का दुख समझते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो नीतू, असल में उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा। उस वक्त तुम लोगों की जान बचाना ही मेरा सबसे पहला काम था, इसलिए मैं डरकर तुम लोगों को यहाँ ले आया। ये सुनकर नीतू थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि नहीं पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी वो बात सामने नहीं आई होती तो हम लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता, मेरी वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह अब बाप बेटा दिल खोलकर बात करते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेते हैं, जिसके बाद सभी वापस से खुश हो जाते हैं। अब इसी वक्त उस घर में इंस्पेक्टर राघवा की बेटी भी मौजूद होती है, जो दास की फैमिली को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो भी यही सोचने लगती है कि आखिर हमारी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है, मेरे पिता मुझे वक्त क्यों नहीं देते, क्यों मुझसे ऐसे बात नहीं करते, जबकि ये लोग कितने साफ दिल के हैं और एक दूसरे के इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधर रामेश्वरम में बलवंत सिंह का सीनियर ऑफिसर गुस्से में उसे बुलाता है और उसे बुलाकर बहुत डांटता है। वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुमने जिस आदमी को लॉकअप में मारा पीटा है अब उसकी हालत क्रिटिकल है। ऊपर से उसके घर वाले बार बार इस बात को मीडिया में बोल रहे हैं, इसलिए याद रखो कि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर अब बलवंत थोड़ा शांत होकर कहता है कि ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उस लड़के को कुछ ना हो। लेकिन तभी वो सीनियर कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम कोई डॉक्टर हो जो उसका ख्याल रखोगे? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तब तक तुम उस बॉम्ब के केस को सॉल्व करो और देखो कि उसके पीछे कौन है। ये सुनकर अब बलवंत वहाँ से निकल जाता है और फौरन अपने कांस्टेबल्स को अपने पास बुलाकर उस बॉम्ब वाले केस पर काम करने के लिए कहता है। लेकिन तभी कांस्टेबल भैरवन बलवंत को दास की फैमिली के बारे में बताता है और कहता है कि सर, कुछ दिन पहले दास नाम के आदमी की फैमिली श्रीलंका से इंडिया आई थी।
मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे वो एक आम परिवार लग रहा था, लेकिन अभी हाल ही में हमने उस डस्टबिन के फटने से पहले वाले सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए थे, तो हमें पता चला कि उस डस्टबिन में उसी दास ने कुछ डाला था। अब पता नहीं वो कचरा था या कुछ और, लेकिन अब मुझे उस पर शक है। अब इतना सब सुनकर बलवंत उसको बहुत डांटता है कि आखिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, अब अपना मुंह खोल रहे हो। तो भैरवन डरते हुए कहता है कि सर मैं कंफर्म नहीं था इसलिए आपको नहीं बताया। तो बलवंत उससे कहता है कि कंफर्म होना ना होना मेरा काम है, तुम एक कांस्टेबल हो और उसी हद में रहो। इस बीच हमें एक और बात पता चलती है कि आखिर भैरवन इतना कंफर्म अब कैसे था कि उसने बलवंत को दास के बारे में बता दिया। तो असल में हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक आदमी अपने पपी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आया था और उसने अपने पपी की फोटो कंप्लेंट में लिखवाते वक्त भैरवन को दिखाई थी। अब उस फोटो को देखकर भैरवन सोच में पड़ जाता है कि उस पपी को उसने कहीं तो देखा था, इसलिए अब वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा पपी कहाँ पर मिसिंग हुआ था। तो वो आदमी कहता है कि मैं उसको लेकर बीच पर गया था, लेकिन तभी मैं थोड़ा इधर उधर हुआ और वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने फिर कई जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तभी अचानक भैरवन को मुरली की याद आती है कि मुरली के पास ठीक वैसा ही दिखने वाला पपी था जिसके बारे में मुरली ने बताया था कि वो उसे श्रीलंका से लाया है। तो अब ये सब देखकर भैरवन की समझ में आ जाता है कि मुरली उस दिन झूठ बोल रहा था, यानी उसने वो पपी वहीं बीच पर से उठाया था। और जब मुरली झूठ बोल रहा था तो हो सकता है कि दास भी झूठ बोल रहा हो और वो लोग खुद यहाँ किसी गलत इरादे से आए हों। इस तरह अब भैरवन कंफर्म हो चुका था और इसलिए उसने अब ये बात बलवंत को बताई थी, क्योंकि उसे भी अब यकीन हो चुका था कि जरूर उस डस्टबिन में बॉम्ब दास ने ही डाला होगा। उधर बलवंत सिंह की टीम दोबारा उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है जिसमें वो किसी आदमी को डस्टबिन में कुछ डालते हुए देखते हैं, पर उसमें उन्हें दास का चेहरा नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो गौर करते हैं कि उस आदमी ने जिस कैब को बुक किया था उस गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख रहा था, इसलिए अब वो उस गाड़ी का नंबर नोट करके उस ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। अब वो ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर तुमने उस दिन दास की फैमिली को कहां पर ड्रॉप किया था। तो वो ड्राइवर उन्हें कहता है कि सर उन्हें देखकर ये तो नहीं लग रहा था कि वो कोई गलत काम करेंगे, क्योंकि वो आदमी बहुत ही सीधा साधा था और उसकी फैमिली भी बहुत मिलनसार थी। लेकिन बलवंत कहता है कि शायद तुम्हें भी जेल में जाना है, इसलिए उनकी तरफदारी कर रहे हो, चुपचाप जो पूछा है बस वो बता दो। इस तरह अब वो ड्राइवर उसे उस कॉलोनी का एड्रेस बता देता है जहाँ पर उसने प्रकाश और दास की फैमिली को छोड़ा था, जिसके बाद बलवंत सिंह उस मोहल्ले में पहुँच जाता है और अपने लोगों को काम पर लगा देता है। उधर दास और उसकी फैमिली कॉलोनी वालों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं और वो अपनी असली सच्चाई बता देते हैं, क्योंकि दास ये नहीं चाहता था कि जो लोग उसे इतना अपना मान रहे हैं वो उनको झूठ बोलकर धोखा दे। इसके बाद कॉलोनी वाले भी दास की फैमिली को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड दास को जॉब पर रख लेता है और 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दे देता है। दरअसल रिचर्ड ने उससे एक दिन का मजाक किया था। वो कहता है कि जिस दिन तुमने कॉलोनी वालों को उस फ्यूनरल में इकट्ठा किया था उसी दिन मैंने तुम्हें अपने पास नौकरी देने का फैसला कर लिया था, लेकिन बस मैं तुम्हारा एक और टेस्ट लेना चाह रहा था कि अगर मैं मना करूंगा तो तुम कितना रिएक्ट करोगे। पर मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुमने मुझसे जो कहा वो सही कहा, लेकिन जरूरत से ज्यादा गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए। खैर, अब इसी बीच हम दास के मकान मालिक राघवा की बेटी को देखते हैं जो अब नीतू को लाइक करने लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गुणशेखर की बीवी का चर्च में छोटा सा फ्यूनरल होता है, इसलिए सारे कॉलोनी वाले माइक के सामने आकर गुणशेखर और उसकी बीवी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। और उसी दौरान आज वो पियक्कड़ बैचलर लड़का भी माइक पर आता है और कहता है कि कॉलोनी वाले मुझे गालियां देते थे कि मैं पियक्कड़ हूँ, कहीं भी पीकर टल्ली हो जाता हूँ, लेकिन मैं दारू क्यों पीता हूँ ये कभी किसी ने नहीं पूछा। वो कहता है कि असल में मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई और वो बीमारी भी ऐसी थी कि एक समय ऐसा आया कि वो मुझे पहचान भी नहीं पाई। फिर उनके जाने के बाद मैं अकेला हो गया और मुझे समझ में नहीं आया कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, जिस वजह से मुझे दारू की आदत पड़ गई। लेकिन तभी हमारी कॉलोनी में दास भाई की एंट्री हुई, जिन्होंने मुझसे बात की, मुझसे सवाल पूछे और फिर मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे सपोर्ट किया। अब सारे कॉलोनी वाले उसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द भरा था, हम कभी जान ही नहीं पाए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, आज के बाद हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम अब से अकेले नहीं हो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बलवंत सिंह अपनी पूरी फौज के साथ उस कॉलोनी में आ जाता है। इसके बाद वो हर घर में जाकर भैरवन को साथ ले जाकर उससे शिनाख्त करवाते हुए पूछता है
कि क्या ये वही फैमिली है जिसे तुमने छोड़ दिया था, लेकिन भैरवन हर बार उसे ना में जवाब देता रहता है। इसके बाद फाइनली वो दास की फैमिली के पास भी पहुंच जाते हैं और फिर भैरवन को अपने सामने देखकर पूरी फैमिली समझ जाती है कि आज वो नहीं बचेंगे और पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि शॉकिंगली भैरवन अपनी बात से पलट जाता है और दास को देखकर भी मना करते हुए कहता है कि ये वो फैमिली नहीं है सर। अब ये देखकर बलवंत सिंह गुस्से में भैरवन को डांटने लगता है और कहता है कि अब क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हमने अब तक सारी कॉलोनी का चक्कर लगा लिया, लेकिन वो फैमिली अभी तक हमें नहीं मिली। तो अब तुम ही बताओ कि वो फैमिली यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अब भैरवन चुपचाप उसकी सुनता रहता है और कुछ और बोलने वाला होता ही है कि इतने में सभी के सामने एक फोन आता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बलवंत ने असल में जिस बंदे को लॉकअप में मारा पीटा था वो अब मर चुका है। इसलिए अब उसकी फैमिली ने बलवंत सिंह के खिलाफ कंप्लेंट की है और उसको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आकर बलवंत सिंह को अपने साथ पुलिस स्टेशन गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इसी बीच जब भैरवन वहाँ से जा रहा होता है तो दास भागकर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि सर, आप तो हमें जानते हो, फिर आपने उनसे झूठ क्यों कहा और आखिर हमें क्यों बचाया? तो भैरवन ये सुनकर उसे बताता है कि ऐसा नहीं है दास, असल में मैं तुम्हें यहाँ अरेस्ट करवाने ही आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। क्योंकि जब पुलिस वाले कॉलोनी के सभी घरों में जाकर पूछताछ कर रहे थे तो कॉलोनी के सारे लोग श्रीलंकन लैंग्वेज में बात कर रहे थे ताकि तुम्हारी फैमिली पकड़ी ना जाए। और वो सब देखकर ही मैं समझ गया था कि अगर सारी कॉलोनी दास को बचा रही है तो दास की फैमिली गलत नहीं हो सकती। वो कहता है कि इसका मतलब तुम इतने अच्छे हो कि किसी को तुमने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा या नहीं? ये सुनकर दास उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि सर, मैं अकेला अपने देश से यहाँ आया था, लेकिन यहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जिसमें से आप भी एक हो। तो भैरवन उससे कहता है कि नहीं दास, अब तुम अकेले कहाँ हो, अब तो तुम्हारे पीछे पूरी कॉलोनी है। ये कहते हुए वो दास को इशारा करता है और जब दास पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सभी कॉलोनी वाले अपने पीछे इकट्ठा खड़े हुए दिखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।